शिकागो की एक तंग सी गली के आखिर में एक छोटी सी दर्जी की दुकान थी। काम वैसे तो ठंडा पड़ा था, मगर अजीब बात ये थी कि लोग लगातार आते जा रहे थे, न कोई कपड़ा सिलवाने न कारोबार की बात करने। सबका मकसद कुछ और ही था। असल में ये दुकान एक सीक्रेट डाक पेटी बन चुकी थी। दुकान का मालिक लियोनार्ड एक शर्मीला सा बूढ़ा दर्जी था। हमेशा मशीन में झुका रहता, सिर उठाने की जरूरत ही नहीं समझता। सामने काउंटर पर मेबल बैठती थी, फ्रंट डेस्क संभालती हुई। दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते थे। रिश्ता खून का नहीं था, मगर एहसास पूरा परिवार वाला। ये डाक पेटी लोकल रॉय गैंग के लिए ट्रांजिट पॉइंट थी। गैंग ने जबरदस्ती इस छोटी दुकान पर कब्जा कर रखा था। एक दिन गैंग बॉस का बड़ा बेटा रिची और उसका सबसे भरोसेमंद आदमी फ्रांसिस वहां आए। डाक में एक अजीब सा लिफाफा मिला, अंदर एक टेप रिकॉर्डर। टेप में साफ चेतावनी थी, रॉय गैंग के अंदर कोई मुखबिर है। उसी रात सब कुछ उलट पुलट हो गया। दुकान की घंटी जोर से बजी। फ्रांसिस लहूलुहान रिची को घसीटता हुआ अंदर लाया। रिची मरने की हालत में था। फ्रांसिस ने लियोनार्ड की तरफ ब्रीफकेस दिखाया और धमकी दी, इस पर नजर रखो। पुलिस भी तलाश में थी, दुश्मन गैंग भी। फ्रांसिस ने लियोनार्ड को मजबूर किया कि रिची का जख्म सिले। लियोनार्ड डरने का नाटक कर रहा था, मगर उसके हाथ एकदम सर्जन की तरह सटीक और शांत चल रहे थे। फिर अचानक फ्रांसिस बाहर चला गया, ब्रीफकेस वहीं छोड़कर। लियोनार्ड अंदर ही अंदर सब समझ चुका था। उसे पहले से शक था कि रिची और फ्रांसिस एक दूसरे को रास्ते से हटाना चाहते हैं। फ्रांसिस सिर्फ जान पहचान के दम पर गैंग में था। रिची बॉस का सगा बेटा था। दोनों की जंग सिर्फ ताकत की थी। लियोनार्ड ने चाल चली। उसने होश में पड़े रिची को इशारा किया कि हमला फ्रांसिस ने ही किया था और वो बुरे इरादे से गया है। फिर उसने रिची के बाप का जिक्र किया। फैमिली शब्द रिची को चीर गया। उसे हमेशा लगता था कि उसका बाप फ्रांसिस को ज्यादा अहमियत देता है। नफरत पूरी तरह भड़क उठी। जब फ्रांसिस वापस आया, दोनों ब्रीफकेस को लेकर भिड़ गए। खोला गया तो अंदर से टेप गायब था। रिची चीखा, तू मुखबिर है। गन निकली, फायर हुआ। रिची जमीन पर खून में लथपथ गिर पड़ा। कुछ ही देर में गैंग बॉस रॉय सियर खुद आ धमका। फ्रांसिस ने लियोनार्ड को सच छुपाने की धमकी दी, फिर मेबल पर गन तान दी, उसे मुखबिर बता दिया। लियोनार्ड अंदर से टूट गया। वक्त काटने के लिए उसने रॉय को अपना पुराना दर्द भरा अतीत सुनाना शुरू किया। तभी फोन की घंटी बजी। लियोनार्ड ने रिसीवर उठाया और सेठ को बताया। वह रिची बोल रहा था, वह जिंदा है, अगर उसे बचाना है तो अभी जाओ। अपने बेटे के नाम ने रॉय को पागल कर दिया। वो भागता हुआ बाहर निकल गया। अंदर फ्रांसिस रुका रहा, मेबल की हिफाजत के लिए। उसने लियोनार्ड से सामना किया। लियोनार्ड ने धीरे से कहा, सब मैंने किया। दोनों सन्न रह गए। फ्रांसिस ने पहली बार उस बूढ़े दर्जी को कम नहीं आंका। लियोनार्ड ने ठंडे दिमाग से कहा, अब दो ही रास्ते हैं, या तो गैंग तुम्हें सौंप दी जाए या हम सब यहीं मारे जाएं। लालच जीत गया। फ्रांसिस ने मेबल से कहा कि लाफॉन्टेन गैंग को बुलाए, रॉय गैंग पर घात लगाने के लिए। कुछ ही देर में लाफॉन्टेन लोग आ पहुंचे। खबर मिली कि रॉय मारा जा चुका है। फ्रांसिस छिप गया। सोच ये थी कि डील के बाद लाफॉन्टेन को भी निपटा देगा और सब अपने नाम कर लेगा। मेबल उन्हें अंदर ले आई। ठीक उसी पल लियोनार्ड ने चुपके से इशारा किया, अंदर कोई हथियार बंद है। फ्रांसिस भागने की कोशिश में बाहर निकला और वहीं लाफॉन्टेन गैंग ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। खेल खत्म, सौदा पूरा हुआ।